राजलेख के बारे में 1726 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं प्लासी के युद्ध पर। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेज़ों की विजय होती है। और वास्तव में देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नींव नवाब के पराजय से हुई। नवाब का पराजय 1757 में होना और एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो जीता लेकिन नींव किसकी पड़ी? ब्रिटिश साम्राज्य की। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई इस 1757 में। ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट है। अभी तक ऐसा कोई स्थल अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश साम्राज्य को इनडायरेक्टली नहीं मिला था जहां वो अपना शासन स्थापित कर सके। पहला यह मौका था प्लासी के युद्ध के बाद, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर अपने कंपनी के माध्यम से सत्ता के दहलीज पार कर ली। एक उसको स्टैंड करने के लिए एक प्लेटफार्म भारत में मिल गया, यानी व्यापार के अलावा अब वह शासन करने की स्थिति में शुरुआत कर दी, पहुंच गई। तो ये टर्निंग पॉइंट है 1757 का प्लासी का युद्ध। इसके बाद, इस विजय के बाद 1765 का वर्ष याद किया जा सकता है। 1765 में क्या होता है? जो मुग़ल बादशाह शाह आलम थे, उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगहों का दीवानी का कार्य सौंप दिया अंग्रेज़ों को, यानी कंपनी को सौंप दिया। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। लिखना पढ़ने में आ जा रहा है? जो मैं लिख रहा हूँ बहुत चुनकर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समय बचेगा, इसलिए थोड़ा सा मेडिकली जो डॉक्टर लिखते हैं ना, तो मेडिकल स्टोर वाले समझ जाते हैं, वैसे ही मैं आशा करता हूँ आप लोग भी जो खींचता हूँ समझ जाते होंगे। जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। तो 1765 में शाह आलम जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने ये 3 जगहों का दीवानी का कार्य सौंप दिया अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जहाँ इनका कार्य था वहाँ से मालगुजारी समझ रहे हैं ना लोग? यदि आप लगान पिक्चर देखे होंगे तो ब्रिटिश एम्पायर के समय में लगान किस तरह से वसूला जाता था, तो ये सब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा वसूला जाता था। चाहे उस क्षेत्र में सूखा पड़ा हो या बरसात हुई हो, आपको लगान देना ही देना होता था। और इसके अलावा क्या इनका कार्य था? दीवानी, न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व भी कंपनी को सौंप दिया गया। मालगुजारी वसूलना, दीवानी का कार्य करना, न्याय प्रशासन, ये सब कार्य कंपनी को सौंप दिया शाह आलम ने। अब इन तीन प्रांतों का
एक प्रकार से कंपनी जो है अपने को वास्तविक शासक मान बैठी, वास्तविक शासक। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक शासक कंपनी मान बैठी, क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र में ये तीनों प्रांत आ गया, जहाँ का ये मालगुजारी, न्याय प्रशासन और दीवानी का कार्य देखने लगे। और कंपनी के हाथ में यहाँ का इतना प्रशासन आ जाने के बाद परिस्थितियाँ किस तरह से बदलती हैं, वहाँ कंपनी के अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि वे भारतीयों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। जो सुन रखा था कि भारत में अकूत संपदाएं मौजूद हैं, भारत के पास प्राकृतिक और खनिज संपदाएं भरपूर मात्रा में थी, और यदि किसी जमींदार के अधिकार क्षेत्र में, किसी सामंत के अधिकार क्षेत्र में थी, तो वहाँ से भी जो इसके अधिकारीगण होते थे कंपनी के, इसकी संपत्ति को लेकर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते थे। और जब रिटायर होकर जाते थे ब्रिटेन, तो अकूत संपदा यहाँ से ले जाते थे। जैसे आज करप्शन में पकड़े जाते हैं, जितनी उनकी सैलरी नहीं है उसके 100 गुना उनके घरों में संपत्ति मिलता है, कैश मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं इत्यादि मिलता है, आज भी मिलता है। कुछ ऐसी स्थिति उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की हो गई। जब ये 3 प्रांतों में उनका आधिपत्य हो गया, वहाँ का ये दीवानी, मालगुजारी और न्याय प्रशासन का कार्य देखने लगे, तो अधिकारी ये समझ बैठे कि ये सारा तो मेरे नियंत्रण में है, मैं जो चाहूँ सो करूँ। तो एक प्रकार से स्वच्छंदता उनके अंदर आ गई, और उस स्वच्छंदता का फायदा उन लोगों ने किस प्रकार से उठाया, लूट खसोट करके संपत्तियों का, भारतीयों के संपत्तियों का उन्होंने अवैध तरीके से संचय करना, अपने पास संचय करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, ये देखिए। उसका परिणाम हुआ कि कंपनी जो थी घाटे में, और अधिकारी फायदे में हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होने लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे आरटीओ, एआरटीओ जैसे चेक करते हैं आपके वाहनों का, तो यदि वाहनों को चेक करें, 100% यदि जो प्राप्त होता है, 25% राजकोष में जमा करें, 75% अपने पास रख लें यदि, तो क्या होगा, नुकसान होगा राजकोष को। कुछ ऐसी ही स्थिति ये होती थी। इन लोगों ने अवैध तरीके से अपने पास संचय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण बॉडी थी नहीं। ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटेन का शासन सीधे हस्तक्षेप नहीं करता था, वो कंपनी के बड़े अधिकारियों को आदेश करता था, फिर वो अधिकारी अपने निचले अधिकारियों को आदेश करते थे, और वहाँ तक पहुँचने में मामला जो है वो सुलझ जाता था। तो अवैध तरीके से जो संचय होने लगा, उसका परिणाम क्या हुआ, कंपनी को घाटा होने लगा। जो धन कंपनी के पास जाना चाहिए, आ जाओ, वो अपने पास संचय करने लगे, और इसका परिणाम हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। ये बात है 1765 के आसपास की। इस समय एक और घटनाएं पूरे विश्व में घट रही थी। क्या घट रही थी, पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति, 1765 के लगभग औद्योगिक क्रांति विश्व में हुई है। 1765 से लेकर 1776 के बीच माना जाता है कि यह औद्योगिक क्रांति का चरण प्रारंभ हुआ।
इसी के दौरान जेम्स वाट का भाप का इंजन का भी आविष्कार होता है ना। और औद्योगिक प्रतिष्ठान भी जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी उसके द्वारा स्थापित होते हैं। तो ये काल 1765 एक विश्व में औद्योगिक क्रांति का भी काल शुरू होता माना जाता है। 1765 में इधर ये घटना घट रही थी, कंपनी घाटे में और उसके अधिकारी फायदे में हो रहे थे। जो रिटायर्ड हो रहे थे भर भर बोरा संपत्ति ले जा रहे थे ब्रिटेन। वहाँ के लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित। लेकिन कोई भी कंपनी लगातार यदि घाटे में जाएगी तो क्या होगा, या तो सरेंडर कर देगी या तो वह कहीं से कर्ज लेगी उस घाटे की आपूर्ति के लिए। तो कंपनी ने ब्रिटेन के सरकार से ऋण की मांग की। कब? जब कंपनी घाटे में जाने लगी, अधिकारी फायदे में जाने लगे। ये देखिए विडंबना, उसी कंपनी में कार्य करने वाले अधिकारी मालामाल होकर, रिटायर्ड होकर ब्रिटेन जा रहे हैं और वही कंपनी घाटे में जा रही है। एक अजीब विडंबना। और इधर कंपनी जो है ब्रिटेन की सरकार से ऋण मांगना शुरू कर दी। कंपनी को बचाना था और ये कंपनी को अभी तक एकाधिकार मिला हुआ था पूर्वी देशों से व्यापार करने का। तो ब्रिटेन की सरकार बड़े असमंजस में कि वास्तव में क्या स्थिति है। तो उसने एक गोपनीय ढंग से, सरकार कुछ ओपनली जांच करा